गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे, क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो इसमें पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, लुईस 16 के समय में क्या क्या समस्याएं थी और किस वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में जाने थे। और जाने थे किस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ था, फिर वहाँ का जो सोशल सिस्टम था वो किस तरह से 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे कि आपको बताया था क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में वो थे जो सब नीचे तबके के लोग जो होते थे, जैसे पीजेंट हो गए, वर्कर्स हो गए, सर्वेंट हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 5 मई 1789, 5 मई 1789 को क्या हुआ कि लुईस 16 जो उस वक्त कौन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में फ्रांस का किंग था, उसने क्या किया, एक प्रपोजल रखा न्यू टैक्सेस के लिए। उसके लिए उन्होंने 5 जून को एक मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में तीनों ही स्टेट के जो आपको बताए थे उनका जो सोशल डिवीजन था, 3 अलग अलग स्टेट्स में उनका सोशल डिवीजन था, जैसे बताया क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वो थे जो बैकवर्ड क्लासेस थे, जो भी वर्कर थे, सर्वेंट थे वो। तो तीनों ही स्टेट की एक मीटिंग बुलाई गई थी 5 मई 1789 को लुईस 16 के द्वारा। उन्होंने उस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट से लगभग 300 मेंबर उसमें शामिल हुए और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा मेंबर कहां से, थर्ड स्टेट जो थे उनसे शामिल हुए थे। और उनके पास वो अलग अलग 4000 लगभग लेटर्स लेकर के आए थे जो उनकी समस्याएं थी और उनके बारे में जो राजा को कहना चाहते थे उन सब के अकॉर्डिंग वो लेकर के आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब थर्ड स्टेट के मेंबर लोग आते हैं तो उनको बैठने तक के लिए नहीं पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी मतलब वो रिस्पेक्ट उनको नहीं दिया जाता है जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को किंग के द्वारा दिया जाता है। इसके कारण जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो इस मीटिंग का बायकॉट करते हैं। इस मीटिंग का क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं, दैट मींस बहिष्कार करते हैं। और इसके बाद बायकॉट करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और ये मीटिंग सक्सेसफुल मीटिंग नहीं होती है। देन फिर 20 जून को एक मीटिंग हेल्ड की जाती है टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में। वर्सेल्स एक जगह है, ठीक है। वहां पर 20 जून 1789 को क्या करता है, एक मीटिंग हेल्ड की जाती है टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में। वहां पर लुईस 16, ठीक है, वो देखते हैं कि तीसरे स्टेट के लोग जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और वो लोग इनसे खुश नहीं है और उनकी पहली मीटिंग चूंकि अनसक्सेसफुल रही थी और भी बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से फाइनली उनको मोनार्की डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट मींस वो डेमोक्रेसी को तो एक्सेप्ट करते हैं, दैट मींस वो चाहते हैं कि ठीक है डेमोक्रेसी हम एक्सेप्ट करेंगे, जो भी मिनिस्टर्स होंगे जो लॉ बनाएंगे वो आपके पब्लिक के द्वारा ही चुन करके भेजे जाएंगे, बट ये मोनार्की डेमोक्रेसी होगा। मैंने शायद ब्रीफ किया होगा मोनार्की डेमोक्रेसी के लिए कि मोनार्की दैट मींस लास्ट पावर जो होगा वो किसके पास होगा, किंग के पास होता है। लेकिन इसका जो सिस्टम था कुछ ऐसा था, जब ये डेमोक्रेसी यहाँ पर स्थापित होती है तो इसमें भी एक जुडिशियरी होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है और एक लेजिस्लेटिव होती है, जैसा कि हर एक डेमोक्रेसी में जनरली हमको देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेसी में जो हेड होते हैं वो जज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव थे उसमें सब कौन थे, सबसे ऊपर किंग, राजा, और देन वो मिनिस्टर, देन कौन, वो मिनिस्टर्स थे। राजा के पास कुछ वीटो था, वीटो एक पावर होता है जो आप लोग बाद में पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया में भी भारत के प्रेसिडेंट को वीटो का अधिकार है किसी भी चीज पर कानून बनाने का या फिर ऑर्डिनेंस जारी करने का, या फिर कोई अगर कानून पारित होता है तो फाइनली जैसे भारत में होता है कि जब तक उस कानून पर जो भी बिल पारित होता है, जो भी अधिनियम एक्ट आते हैं उस पर जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है देन वो लॉ इंप्लीमेंट होता है देश में। तो वीटो के अधिकार के अंतर्गत क्या करता है राष्ट्रपति, जैसे एक पॉकेट वीटो होता है, अगर कोई नया अधिनियम लाया गया और उनको पसंद नहीं आई तो वो क्या करेंगे, उन चीजों को अपने पॉकेट में रख लेंगे, दैट मींस उस पर किसी भी तरह की बात विचार नहीं करेंगे और वो अधिनियम पारित नहीं होगा, वो फिर कभी कानून नहीं बन पाएगा। उसी तरह से वीटो का अधिकार यहाँ पर किंग को भी दिया गया था। एंड देन थे लेजिस्लेटिव में जो होते थे, आपको पता है इससे रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उस वक्त नेशनल असेंबली करके एक पार्टी वहां पर संगठन हुआ, पार्टी का ऑर्गेनाइज हुआ था और वो नेशनल असेंबली के ही जो कुछ लोग होते थे वो लेजिस्लेटिव में आते थे और वो लेजिस्लेटिव को जो चुनते थे वो कौन चुनते थे, इलेक्टर्स। कौन चुनते थे, इलेक्टर्स जो उनको चुनते थे।
ये इलेक्टर्स की जनसंख्या जो थी लगभग इसमें 50,000 पीपल, ये मिलकर के 745 मेंबर को चुनते थे, जो 745 मेंबर नेशनल असेंबली के होते थे। बट इसमें एक और दुर्भाग्य की बात ये थी, या कह सकते हैं उसके सिस्टम की ये खामियां थी कि आपको बताए थे 1789 का 28 मिलियन उसका पॉपुलेशन पहुंच चुका था, बट 28 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 4 मिलियन, कितने, ओनली 4 मिलियन जो एक्टिव थे, 4 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे उनको ही वोट देने का अधिकार था, और 3 मिलियन तो ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी ये सब अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अलावा थर्ड स्टेट की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने 1 वोट 1 वैल्यू मांगी थी। ये 1 वोट 1 वैल्यू जो था, एक फिलोसोफर हुए थे रूसो ने 1 वोट 1 वैल्यू को सबसे पहले प्रपोज किया था, उन्होंने उसके सामने रखा था और बताया था अपनी बुक, उनकी बुक थी रूसे की द सोशल कॉन्ट्रास्ट, उन्होंने इन चीजों के बारे में बताया था। तो ये चीजें भी उनको नहीं मिली थी, 1 वोट 1 वैल्यू नहीं मिली थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे, उससे रिलेटेड जो भी पीपल होते थे, उनके वोट की ज्यादा वैल्यू थी, बट थर्ड स्टेट वालों के वोट की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये चीजें भी करने में ये लोग क्या रहे, असफल रहे थे। इसकी वजह से ये मोनार्की डेमोक्रेसी भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बताएं इससे पहले कि फ्रांस में क्या हुआ था, मतलब मोनार्की एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। अब देखो, फ्रेंच एबॉलिश्ड मोनार्की बिकम्स अ डेमोक्रेसी। अब क्या होता है कि फ्रांस में ये जो मोनार्की होता है, दैट मींस लुईस 16 ने एक डेमोक्रेसी के लिए साइन किया कि हाँ हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, बट वो किस टाइप का, उसका जो टाइप होगा, उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, मोनार्की डेमोक्रेसी होगी वो। ठीक है, तो उन चीजों के लिए उन्होंने इसलिए साइन कर दिया था क्योंकि उनको लगने लगा था उस वक्त कि अब जो है मेरी गद्दी या फिर मेरी सत्ता जो है वो क्या है, खतरे में है। तो इससे बेहतर यह है कि ये लोग पहले अरेस्ट कर ले या फिर किसी और तरह का एक्शन ले, किसी और तरह का रिवॉल्ट करे, उससे पहले हम क्या करें, मोनार्की डेमोक्रेसी के लिए हम अग्री हो जाते हैं, ताकि हमारा मतलब उनका जो पोजीशन है वो भी बना रहेगा और पब्लिक भी क्या होगी, खुश रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था कि मोनार्की डेमोक्रेसी को अपना लिया था। बट क्या होता है कि अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया मोनार्की डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होने के बाद देखते हैं कि फ्रांस की डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है। फ्रांस जो है काफी तेजी से डेवलप करने लगा था, तो इनके डेवलपमेंट से फ्रांस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया को दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो जानते थे जब ये ज्यादा डेवलप होंगे तो वो चूंकि नेबरिंग कंट्री थे, उनके पड़ोसी राष्ट्र थे पर्सिया और ऑस्ट्रिया, तो वो जानते थे कि अब अगर उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, उनकी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम दामों पर होती है, उनका जो भी इकोनॉमिक रिलेशन या फिर बिजनेस रिलेशन है वो उनसे ज्यादा बेहतर नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम फ्रांस पर वार कर दे। तो अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया मिलकर के फ्रांस पर क्या करता है, वॉर कर देता है। तो जब फ्रांस के साथ इस वॉर में होता है तो बहुत सारे आर्मी डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, जो फ्रांस की जो आर्मी होती है वो इस युद्ध में मतलब लग जाती है, और इसी टाइम में ये जो फ्रांस की जो आर्मी थी, इन्होंने एक सॉन्ग गाया था, उस सॉन्ग का नाम था मर्सेलिस। ठीक है, जो आर्मी मार्च करते हुए जाते थे वो एक सॉन्ग गाते चलते थे, जो मर्सेलिस सॉन्ग, जो बाद में आकर के ये उसका क्या बन गया, नेशनल एंथम। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रांस की नेशनल एंथम क्या है तो आप बता सकते हो मर्सेलिस। ठीक है, तो ये सॉन्ग कब गाया गया था, तो अप्रैल 1792 में, जब पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, फ्रांस पर हमला कर दिया था, वॉर कर दिया था। ठीक है, उनके साथ वॉर किया था। देन इसी दौरान जब ये चीजें चल रही थी, जब ये वॉर चल रही थी, उससे पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन भी उसके अंदर तैयार हो रहा था, क्योंकि आपको पता है मोनार्की डेमोक्रेसी वो तो थे ही, तो फिर भी जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं असंतुष्टता थी, वो उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो अनसेटिस्फाइड थे। इन्होंने इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जैकोबिन्स क्लब। ये पेरिस में बनाया गया था, और इसके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर थे। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेट के द्वारा क्या बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा था उस वक्त, जिसका नाम था
जैकोबिन्स क्लब और उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर। ठीक है, और थर्ड स्टेट के लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसके मेंबर्स जो थे ज्यादातर कौन थे, थर्ड स्टेट्स के लोग थे, जिसमें लेबर आते थे, छोटे मोटे वर्कर, पीजेंट, सर्वेंट, ठीक है, शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, जो भी थर्ड स्टेट में आते थे वो सब मिलकर के मतलब उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन था जैकोबिन्स क्लब। और जैकोबिन्स क्लब ने ये चीज देखा कि ये जो रॉयल फैमिली है, अब ये रॉयल फैमिली क्योंकि ये जानती थी यहाँ पर तो ऑलरेडी मोनार्की डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह का रिवॉल्ट, इनके रिवॉल्ट का अगर कोई उत्तर देते हैं, ये जो वॉर हो रहा है, तो ऐसे में इनको लग रहा था कि मेरी भी सत्ता क्या है, खतरे में है, अगर हम इनसे नहीं जीत पाते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर डेमोक्रेसी हो जाएगी और ये मोनार्की भी हट जाएगी। तो इसकी वजह से वो क्या चाहते हैं, अचानक क्या किया, वॉर के दौरान टैक्सेस को बढ़ा दिया उन्होंने, टैक्सेस को बढ़ा दिया, और इसके बाद अंदर ही अंदर वो ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ हो, जो भी वो रॉयल फैमिली थी। तो इसकी वजह से लास्टली क्या हुआ कि 10 अगस्त 1789 को ये जो जैकोबिन्स क्लब थे, इनके जो मेंबर्स थे, ये सब ने मिलकर के जो वहां पर राजा का जो प्लेस था, उस किंग का पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, इनको क्या किया, जला दिया, और राजा के जो भी गार्ड थे उन सबको मार दिया। एंड देन राजा को और उसकी पत्नी के साथ उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तब 10 अगस्त 1789 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड देन फाइनली 21 जनवरी 1792 अगस्त 92, ठीक है, 10 अगस्त 1792 को, और फाइनली उनको अरेस्ट करने के बाद 21 जनवरी 1793 को उनको और उनकी वाइफ, जो उनकी वाइफ का क्या नाम था, मैरी एंटोनिटी को क्या किया गया, ग्लूकोटाइन की सजा दे दी गई। अब आप बोलिएगा ग्लूकोटाइन क्या है, ठीक है, तो ये मौत देने का, किसी को डेथ देने का फ्रांस में उस वक्त एक तरीका डेवलप किया गया था, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर ग्लूकोटीन। उन्हीं के नाम पर इस सजा का नाम रखा गया था ग्लूकोटाइन, जिसमें क्या होता था कि आप देखे होंगे पुरानी फिल्मों में भी कई जगह देखे होंगे, इस तरह का कुछ सेट बना हुआ होता था, इसमें उसके गर्दन को डाल दिया जाता था, ऊपर से एक बहुत ही भारी मतलब काटने वाला सामान होता था जो पुले से बंधा होता था, और उसको अचानक छोड़ दिया जाता था, दैट मींस उसके गर्दन को उतार दिया जाता था। यही सजा क्या कहलाती, ग्लूकोटीन। तो फाइनली 21 जनवरी 1793 को इनको ग्लूकोटीन की सजा दे दी गई और इनका खत्म हो गया, और क्या हुआ, फ्रांस में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है, तो पढ़े। अब देन क्या होता है, द रेन ऑफ टेरर, मतलब टेरर, आतंक का, शासन का। ठीक है, 1793 से लेकर के 1794 तक। 1793 में आपने देखा 21 जनवरी को क्या किया गया था कि वहां के जो राजा थे उनको, और लुइस 16 को, और उनके साथ साथ उनकी रानी जो थी, क्वीन जो थी, मैरी एंटोनिटी, उन दोनों को क्या कर दिया गया, ग्लूकोटीन की सजा दे दी गई और उसके द्वारा उसको मार दिया गया। अब उस वक्त कौन था, रॉबर्सपियर। कौन था, रॉबर्सपियर, जो जैकोबिन क्लब का चीफ था या हेड था, उन्होंने क्या किया, सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और 1793 से 1794 तक कौन, रॉबर्सपियर ने मात्र 1 साल का शासन किया। 1 साल के शासन के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। जो भी वेजेस थे जो फार्मर को दिए जाने थे, लेबर को दिए जाने थे, थर्ड स्टेट के लोगों को बेहतर क्या कहते हैं, बेहतर उनको वेजेस मिलता था, अच्छे उनको पैसे मिलते थे। उसके अलावा उन पर बहुत सारे ध्यान भी दिए गए, उनके लिए जो भी अच्छी अच्छी पॉलिसी होती थी, बहुत बेस्ट पॉलिसी उनके लिए बनाया गया। बट क्या था कि बिजनेस क्लास के जो लोग थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो इनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक तरफ जो स्लेवरी चल रहा था, जो गुलामी प्रथा वहां पर चल रही थी हर जगह, उस दौरान हर जगह से स्लेव को उठाया जाता था और स्लेव की खरीद बिक्री होती थी एक देश से दूसरे देश, खास करके नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की तरफ और यूरोप की तरफ। अफ्रीका से, आपको पता है, अफ्रीका से लिया जाता था उनको स्लेव को, और उनको अमेरिका और यूरोप में रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, ज्यादा मेहनत करवाते थे और कम वेजेस देते थे, कम पैसे देते थे। तो ये चीज रॉबर्सपियर को पसंद नहीं थी। बट बिजनेसमैन का, जो भी बिजनेसमैन थे जो स्लेवरी का बिजनेस करते थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा उद्योग था, ये बहुत बड़ा बिजनेस था, वो इनको बंद नहीं कर सकते थे। तो इसके कारण रॉबर्सपियर इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ,
इसी एक साल के ही दौरान इनकी धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होने लगी। उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की कि जो पहले वहां के बिजनेसमैन थे वो जो अपने अपने दामों पर, अपनी कीमत पर जो भी प्रोडक्शन होता था उसको अपनी कीमत पर मनचाहे दामों पर बेचती थी। बाद में रॉबेस्पियर ने क्या किया था, कुछ ही समय के बाद उसको गवर्नमेंट का एक फिक्स प्राइस कर दिया कि ये चीजें इतने दामों में बिकेगी, इससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते। तो इससे बिजनेसमैन सबको मुनाफा नहीं होता था, तो वो परेशानी में आ गए और वो लोग चाहे कि अब इनका भी जो समय है उनको खत्म किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, मिलिट्री को सपोर्ट किया। अगेन क्या करते हैं, ये मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं और रॉबेस्पियर को क्या किया जाता है, जुलाई 1794 उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको गिलोटिन की सजा इनको भी दे दी जाती है। और इसके बाद ये क्या होता है, ये जो यही कारण था कि इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद ये जो स्लेवरी नहीं कर देते थे, इसके अलावा गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस कर दिए, बिजनेसमैन को जो ये दिक्कत होने लगी, तो वो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो क्या कहने लगे इस समय को, इस शासनकाल को द रेन ऑफ टेरर। एक छोटा सा समय काल था, मात्र 1 साल का, और ये क्या कहलाया, द रेन ऑफ टेरर। देन आते हैं कि देखिए इस्टेब्लिश डायरेक्टरी डेमोक्रेसी। जैसे ही ये चीज खत्म हो गई, अब यहां देख रहे हैं कि कोई भी खास वर्ग या फिर कोई खास ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई बहुत बड़ा लीडर है जो इन चीजों को चला सके। तो अब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। दैट मीन डायरेक्ट यहाँ पर रूल होने लगता है। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग होते हैं, यानी कि जो प्रिविलेजर्स होते हैं या फिर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अब यहाँ पर डायरेक्ट रूल करने लगते हैं। तो इनके समय में भी ये जो डायरेक्टरी रूल जब यहाँ पर फ्रांस में इंप्लीमेंट होता है तो बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं, बहुत सारे खामियां भी इनमें होती है, जिसका प्रभाव फिर बाद में पड़ता है और एक डेमोक्रेसी फिर से इनको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, इसकी जो सबसे बड़ी खामी थी, इन्होंने जो भी अच्छे काम किए, इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि इन्होंने मिलिट्री को सबसे ज्यादा प्रोवोक किया। ठीक है, मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च किया और इसको क्या किया, मजबूत बनाया, मिलिट्री को मजबूत बनाया। और यही कारण था कि मिलिट्री की मजबूती के बाद मिलिट्री से वहीं से उठ करके आता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आप पढ़ेंगे, फ्रांस का एक डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, वो इसी चूंकि मिलिट्री स्ट्रांग होती है, मिलिट्री को ज्यादा पावर मिलते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स का रूल एक तरह से इस डायरेक्टरी रूल में चल रहा होता है। इसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, एक डिक्टेटर के रूप में बाद में शामिल आता है। एंड देन देखिए कि डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब क्या औरतें, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतने दिनों से चल रही थी, 1789 से लेकर के 1799 तक, आप देख रहे हैं इसी बीच में कितने सारे बदलाव हुए। 1789 में लुई 16 को मतलब उस किले को जला दिया गया, फिर क्या वहां से जो बंदी थे, जो भी उनके कैदी थे उनको छुड़ा लिया गया और उनका जो वो कैद खाना पर 7000 लोगों से ज्यादा उन्होंने अटैक कर दिया था। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से चेंजिंग हो रही है। बाद में जाकर के इनको मोनार्की डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर मोनार्की डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी पत्नी के साथ उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उस बीच में क्या वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी उस रिवॉल्यूशन में, इतने बड़े रिवॉल्यूशन बिल्कुल कर रही थी। वुमेन उसमें पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर रही थी और उनको किसी भी तरह का राइट्स उस वक्त नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उनको इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा था। जैसे वो किसी बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकती थी, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते थे। ठीक है, इसके अलावा वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे, एजुकेशन का भी जो राइट था वो उनके पास नहीं था। एजुकेशन का राइट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो वुमेन्स थी उनके पास ही था। थर्ड स्टेट के जो वुमेन्स थे, जो गरीब लोग थे, उनको पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बाद में जब ये मोनार्की डेमोक्रेसी खत्म होकर डेमोक्रेसी बनती है और फाइनली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या किया जाता है, इनको सारे ये सब राइट्स दिए जाते हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मैरिज और डाइवोर्स दोनों को लीगल किया जाता है। इससे पहले जो वहां पर मैरिज का सिस्टम होता था जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बेस। ठीक है, इसके बाद भी जो होता है वो जो मैरिज था एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही था, बट मैरिज एंड डाइवोर्स दोनों क्या था, लीगल था। इसीलिए डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, चलो बाद में डाइवोर्स अगर किसी को लेना है तो वो डाइवोर्स ले सकते थे। ठीक है, लेकिन इनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको वोट का अधिकार नहीं मिला। और ये काफी समय के लंबे स्ट्रगल के बाद वुमेन अपना स्ट्रगल करती रही और लगभग 200 सालों के बाद 1946 में, कब
1946 में वहां की जो वुमेन्स थी उनको वोट का अधिकार मिला। अब देखिए एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, वुमेन की कंडीशन जो थी वो जान गए। अब देखिए एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी दैट मींस स्लेवरी जो प्रथा थी, दास प्रथा वहां पर चल रही थी, उन चीजों को कैसे खत्म किया गया या फिर उनका खत्म कैसे हुआ। रॉबर्ट्सफियर, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इन्होंने क्या इन चीजों को ये गलत मानते थे और फाइनली उन्होंने 1794 में इनको बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी बिजनेसमैन थे वो सेकेंडरी क्लास के सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वो लोग क्या किए, इन पर एक तरह से दबाव बनाया और इनको अरेस्ट करके उनको 3 की सजा दे दी गई। इन लोगों को इससे दिक्कत हुई क्योंकि वो बहुत बड़ा क्या था, एक तरह से बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, पैसे कमाने का बहुत बड़ा रिसोर्सेज था, तो इन चीजों को इन्होंने बंद कर दिया था। अब देख लीजिए, उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी से पहले कि ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ये क्या था। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो था एक तरह का ट्रायंगल बनाता था। जैसे हम इसको मैप के द्वारा समझते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ठीक है, इधर क्या है यूरोप, ये यूरोप है जिसमें यहां पर ब्रिटेन है, इधर ही क्या है फ्रांस है, ठीक है। एंड देन एक कॉन्टिनेंट आप लोगों ने देखा मैप में, देखोगे ये क्या है अफ्रीका, ये है अफ्रीका। तो ये ट्रायंगुलर से, इनको क्यों ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन हर जगह जा जाके अपनी कॉलोनियां बसाते थे। यहां पे नॉर्थ अमेरिका में ये एक छोटा छोटा आइलैंड है, ठीक है, छोटा छोटा आइलैंड था जो किसकी कॉलोनी थी, फ्रांस की। किसकी कॉलोनी थी, ये फ्रांस की कॉलोनी थी। अब ये फ्रांसीसी लोग क्या करते थे, यहां से जो भी स्लेव होता था उनको अपने शिप में भरते थे और यहां से नॉर्थ अमेरिका और फिर ये जो पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, यहां पर ले जाते थे और ये इस तरह से ट्रायंगल बनता था। यूरोप वाले यहां से अफ्रीका से स्लेव को उठाते थे और यहां से लाकर के या तो इस आइलैंड पर रखते थे या फिर इस आइलैंड के बजाय यहां नॉर्थ अमेरिका, इन दो जगह पे सबसे ज्यादा स्लेव का ट्रेड हो रहा था। यूरोपियन लोग स्लेव कहां से उठा रहे थे, अफ्रीका से उठा रहे थे। तो अफ्रीका से स्लेव को ले जाने का कारण था, अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी और उस वक्त सस्ते दामों पर, कम दामों पर ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर मिल जाते थे, तो उनको ये गुलाम बना के वहां से उठा लेते थे, उनको कम पैसे देते थे और उससे ज्यादा काम करवाते थे। तो फिर आप कहोगे यूरोप वाले जब यहाँ फ्रांस से इनके यहाँ से स्लेव ले ही जा रहे थे तो फिर इनको अफ्रीका आने की क्या जरूरत पड़ी, अफ्रीका आने की क्या, ये तो यहाँ से भी फ्रांसीसी लोग यहाँ पे आते थे, उनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियां थी, तो उनके जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनका यहाँ पर बहुत बड़ा भाग लैंड ऑक्यूपाइड करके रखे हुए थे, तो उनको ये स्लेव अफ्रीका से उठाने की क्यों जरूरत पड़ी। आप देख रहे हो मैप में कि ये फ्रांस यहाँ है, अब घर से इतनी दूर आकर के कौन यहाँ पे स्लेवरी या वर्क करना चाहेगा, है ना। तो जो भी लेबर थे जिनको स्लेव बना के जबरदस्ती लाया जाता था या फिर ये क्या कि चलो वहां पर काम करना, उसके बदले में तुमको वेजेस मिलेंगे, तो वो अब जाने से, इतनी दूर जाने से इनकार कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका की तरफ रुख मोड़ा, अफ्रीका से स्लेव उठाने लगे। और मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको डिस्टेंस भी उनकी कम थी और दूसरी बात ये लोग बहुत ही, सबसे मुख्य बात ये थी कि अफ्रीका के लोग बहुत ही पिछड़े हुए थे, ठीक है, एजुकेशन नहीं था उनके पास, बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ से अब वो स्लेव उठा करके ये ट्रेडिंग करने लगे। अब देखिए क्या होता है, जब इस तरह की बात होती है यहाँ पर, तो इनका जो ये टोबैको, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा खेती क्या चीज की क्या करते थे, टोबैको, तंबाकू एंड अफीम, तंबाकू और अफीम की। इसी चीज की क्या हुआ कि तंबाकू और अफीम का जो इनका ट्रेड था ये कम होने लगा था, तब इन्होंने अफ्रीका की तरफ क्या किया था, अपना रुख मोड़ा था और अफ्रीका से वो क्या किया, स्लेव को उठाने लगे। अब 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुए, उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसमें भी चेंजेस हुआ, देख रहे हैं किस तरह से वहां पर चेंजिंग हो रही थी, शासन व्यवस्था भी बदल रही थी, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी आ गई थी, रॉबर्ट्सफियर की सरकार गई, उनको भी मार दिया गया, वहां के जो राजा थे उनको भी मार दिया गया। अब क्या हुआ, इस तरह से जो चेंजेस हो रहे थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उन्होंने एक सेंसरशिप का ऑर्गेनाइज किया। सेंसरशिप जानते हैं,
जैसे इंडिया का जो फिल्म है उसका भी एक सेंसरशिप होता है ना, सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म है, टेलीविजन उनका जो सेंसर बोर्ड है वो उसी तरह से वहां पर भी सेंसरशिप का मेनली वर्क क्या होता है, वो रिव्यू करते हैं। कोई भी काम, अगर देश में कोई भी चीज नियम कानून को लागू करना है या फिर कोई भी नया चीज का प्रपोजल किया जाता है तो सेंसरशिप उसको क्या करती है, रिव्यू करती है कि ये काम सही है या नहीं है, या फिर ये किस हद तक सही है, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना चाहिए, किस तरह से उसके लिए लॉ बनाना चाहिए और किस तरह से हम पब्लिकली इसको मतलब सक्सेस बना सकते हैं। तो उसके लिए सेंसरशिप बनाया गया। क्या बनाया गया? सेंसरशिप, जो क्या करते थे, वर्क का रिव्यू करते थे। वर्क का रिव्यू कर, इससे पहले क्या होता था, जब राजा का समय था 1789 से पहले, रिवॉल्यूशन से पहले 1789 से पहले जब राजा का समय था, किंग का समय था, उस वक्त क्या थी, हर चीज स्वतंत्र नहीं थी। जैसे आजकल जैसे टीवी है, मोबाइल है, तो वो सब चीजें उस वक्त होती नहीं थी। लोगों को जानकारी सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलती थी, या तो बुक के माध्यम से मिलती थी, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती थी, या फिर प्ले के माध्यम से मिलती थी, नाटक जो अलग अलग जगहों पे खेला जाता था उनके माध्यम से मिलती थी। तो उन सब चीजों में आपको पहले भी बता चुके, उन सब चीजों में जो अच्छा लिखता था, जो बेहतर लिखता था, राजा के फेवर में लिखता था, उनको तो इनाम दिया जाता था। तो सही बातें जो होती थी वो खुल के सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, लिखने की लोगों को स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता दी गई, राइट टू स्पीच एंड रिटर्न, जो भी उनको राइट दिया गया। अब वो खुल करके उन चीजों के बारे में लिख सकते थे। अब राजा की क्या खामियां थी, क्या नहीं थी, वो चीज भी लोगों के सामने आने लगी थी, जिसके कारण ये रिवॉल्यूशन इतने लंबे 10 सालों तक ये रिवॉल्यूशन चला था, 1789 से लेकर के 1799 तक। अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन, आखिर इस रिवॉल्यूशन का कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन, ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसका कंक्लूजन अब यही हुआ कि एक तो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। डेमोक्रेसी की स्थापना से पहले मैंने आपको बताया रॉबर्ट स्पीयरी को जब मार दिया गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ था, एक डायरेक्टरी रूल आ गई थी, जिसमें बताया मैंने कि मिलिट्री की पावर को उसमें इंप्रूव किया गया, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर दिए गए। अब क्या हुआ, उसी पावर्स के थ्रू वहां पर 1804 1804 में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। आगे की क्लास में देखेंगे हम, आगे की क्लास में नहीं, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा या फिर अगले क्लास जब आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे तब आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और भी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना बता दें, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो क्या था, फ्रांस का एक डिक्टेटर था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, फ्रांस का एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, क्योंकि 1804 में उसने क्या किया, खुद को वहां का काम घोषित कर दिया, वहां का राजा घोषित कर दिया। शुरुआत में तो नेपोलियन ने अच्छा वर्क किया था, शुरुआत में इन्होंने पब्लिक के फेवर में कोई वर्क किए थे, अच्छे अच्छे पॉलिसी लाए थे, लेकिन बाद में इनकी भूख बढ़ती गई। भूख बढ़ती गई इन द सेंस इनको शासन करने की बहुत ही बड़ी लालच थी, और ये लालच ऐसी थी कि वो सिर्फ ना फ्रांस में बल्कि वो अगल बगल के आसपास के देश को भी अपना कॉलोनी बनाना चाहते थे, अपना स्लेव बनाना चाहते थे। ये जो इनकी भूख थी दूसरे देशों पर भी कब्जा करके उस पर शासन करने का, ये इनकी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये अगल बगल की कॉलोनियों को मतलब अपनी अगल बगल का जो भी स्टेट था उनको अपना कॉलोनी बनाया। उसके अलावा दूसरे देशों पर भी इन्होंने क्या किया कि हमला करने लगा और उसको अपना गुलाम बनाने लगे। फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट 1815 ईस्वी में, ठीक है, 1815 ईस्वी में अपने इसी कह सकते हैं अपने इसी भूख के कारण कि दूसरे देशों पर भी कब्जा करके हम उनको अपना उपनिवेश बनाए, अपनी कॉलोनी बनाए, वाटरलू का एक युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में, वाटरलू का वॉर, ठीक है। इस वॉर में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और इसको मार दिया जाता है। एंड देन यहां से फ्रांस जो है वो बिल्कुल एक नए पॉलिसी के अंतर्गत एक नए राष्ट्र के रूप में उभर करके आता है, जहां पर एक बेहतर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड होती है, और यहां से डिक्टेटरशिप और ये रिवॉल्यूशन जो चलती रहती है 99 तक, वो तो 99 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन 99 के बाद जो एक बार और फ्रांस को इस तरह की हालात देखने पड़े थे 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक, जो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में देखने को मिला था, वो चीजें खत्म हो चुकी थी। तो इस तरह से हमने देखा आपका क्लास 9 का जो ये चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये खत्म होता है, और इसमें
कुछ भी ज्यादा नहीं है, एक कहानी के तौर पर जिस तरह से हमने देखा उसी तरह से आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िएगा तो ये चीजें बेहतर तरीके से याद हो पाएंगी। और दूसरी बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उन इंपॉर्टेंट डेट्स को, जो इंपॉर्टेंट घटना हुई, जैसे 1789 में किस तरह से वो शुरू हुआ था, ठीक है, तो सी पोर्ट को क्या कर दिया गया, अपना बंधक बना लिया गया, आर्मी ने बना लिया था। एंड देन लुईस 16 का जो की हमला किला था उस पर जो भी बंदी बनाए जाते थे, कैदी थे, उनको छुड़ा लिया गया। 7000 से ज्यादा लोग उन पर अटैक कर दिए थे। एंड देन वहां से फ्रेंच का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में जाकर क्या होता है, लुईस 16 को भी क्या था 21 जनवरी 1793 में उनको भी क्या दिया जाता है, ग्लुकोटीन की सजा दी जाती है। 1793 से लेकर के 94 तक द रेन ऑफ टेरर रहता है, जिसमें रॉबस्पियर जिन्होंने उसी दौरान क्या बनाया था, जब ऑस्ट्रिया और पर्सिया दोनों ने मिलकर के फ्रांस पर हमला किया था, उसी वक्त एक क्या बन रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन था, रॉबस्पियर ने उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना शासन किया। और मात्र 1 साल के शासन में उन्होंने जो भी अच्छे काम किए और गलत जो भी स्लेवरी के प्रति गलत मतलब स्लेवरी को बंद करने की उन्होंने कोशिश की, जिससे बिजनेसमैन लोगों को क्या हुआ, घाटा हुआ। और वो लोग क्या किए, उनके अगेंस्ट में एक तरह से रिवॉल्ट किया और उनको भी पकड़ के बंदी बना लेते हैं, ग्लुकोटीन की सजा देती है। और इस तरह से वुमेन का क्या रोल था, फिर स्लेवरी किस तरह से अबॉलिश हुआ और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था, इन सब टॉपिक को बस अपने दिमाग में इस तरह से रखना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन जिस तरह से हमने पढ़ा है उसी तरह से उन चीजों को ध्यान में रखना है। और मेन डेट जो थे वो याद करके रखना है, तो बिल्कुल ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। ठीक है, थैंक यू।